राष्ट्रीय लोकदल के कौमी सदर जनाब जयंत चौधरी साहब और मेरे लिए इसलिए बहुत खास और काबिल-ए-एहतराम है कि जब मैंने अपनी जिंदगी के सियासी सफर की शुरुआत की थी तो मेरा पहला रिश्ता और पहला सियासी ताल्लुक आपके मरहूम दादा साहब चौधरी चरण सिंह साहब से हुआ और उन्हीं के दिए हुए टिकट पर मैं पहला चुनाव जीता था। इसलिए ये भी इस खानदान इस परिवार से मेरा एक तारीखी रिश्ता है। मुझे कैसे टिकट मिला था ये दास्तान भी आज मैंने अपने दफ्तर में आपको सुनाई है और बहुत सी कहानियां उनकी बुजुर्गी से, उनकी ईमानदारी से, उनकी जय्यत क़यादत से किसानों और कमजोरों के लिए और मजदूरों के लिए क्या हमदर्दियां थी वो सिर्फ मेरे सीने में दफन है। मैं ऐसे हालात से अभी तक वाबस्ता नहीं हो सका कि मैं कुछ लिख सकूं, लेकिन मैं यकीनन उन वाक़यात पर लिखूंगा और जब आप उनको पढ़ेंगे तो खुद आपकी जानकारी में कुछ ऐसी बातें आएंगी जो शायद पूरे हिंदुस्तान में किसी को मालूम नहीं है। वो क्या शख्सियत थे और कितनी अजीम हैसियत के वो मालिक थे। मैं आपका यहाँ बहुत सी कमजोर, लुटे हुए और बदनसीब लोगों में आपका स्वागत कर रहा हूं। ये शहर, ये इमारतें हमारी बदनसीबी की कल की दास्तान है। जब ये किला बना, ये ऊंचे ऊंचे महल बने, उस वक्त रामपुर वालों के पेट में रोटी का दाना नहीं था। रामपुर वालों के शरीर पर कपड़े की धज्जी और चीथड़ा नहीं था। रामपुर वालों के पास रहने के लिए झोपड़ी और छप्पर नहीं था। लेकिन हमारा नवाब हामिद, अली इसलिए नहीं लगाऊंगा कि हजरत अली के नाम की तौहीन होगी, हामिद नाम का एक नवाब था जो इंतहाई अजीबो गरीब किरदार का मालिक था, जिसका जिक्र करते हुए भी हमारे जाने वाली 1000 नस्लों को शर्म आई। ये महल थे, अजीम शान इमारती किला था, लेकिन इन ईंटों के बीच जो गारा है वो हम गरीबों के खून से बना हुआ गारा। यहाँ लोग अपनी बेटियों को जवान होने से पहले अपने घरों के कमरों में जिंदा दफन कर दिया करते थे। यहां आबरू ऐसे लूटी जाती थी जिसका जिक्र करें तो अपने माजी पर शर्म आए। जिन सड़कों पर नवाब की गाड़ी गुजरती थी उस पर कोई रामपुर वाला नहीं चल सकता था। यहां बहुत बड़े बड़े ऊंचे दरवाजे थे, लेकिन बहुत पतले थे क्योंकि उससे सिर्फ नवाब की गाड़ी गुजरना थी। इंसान इंसान नहीं था, हैवान से भी गई गुजरी हमारी हैसियत थी। हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में और आजाद हिंदुस्तान में यहां गोली चलाई गई, पंजाब से मिलिट्री बुलाई गई और आज भी शहर में वो अपाहज लोग जिंदा हैं जिनके गोलियां लगी थी। पूरे खानदान तबाह कर दिए गए। कोई जुल्म ऐसा नहीं था जो रामपुर के लोगों पर नहीं हुआ। यहां कोई पढ़ नहीं सकता था, यहां कलेक्टर 8वां पास होता था, फौज का जनरल और मेजर 8वां पास हुआ करता था। और आप हैरत करेंगे जयंत चौधरी साहब, रामपुर की अपनी हाई कोर्ट थी और उस हाई कोर्ट का एक जज जाहिर था और फैसलों पर अंगूठा लगाया करता है। हम वो और अब आगे इतिहास से इस बदनसीब तारीख से रहने वाला बताओ कौन था? बताओ। ये सामने वाली सड़क
एक सोशल वर्कर हकीम राजकिशोर का यहां कत्ल हुआ। लाश कुत्ते चढ़ते रहे, खून बहता रहा, लेकिन हकीम राजकिशोर की, क्योंकि वो नवाब का मकान था, रपट नहीं उठी गई और एक दिन सजा सड़क पर 16 तारीख का कत्ल हुआ, रपट तक नहीं। हमने क्या दिन गुजारे हैं, यह हमारा कलेजा जानता है। कांग्रेस की हुकूमत मिसेस इंदिरा गांधी का राज। अलीगढ़ से पढ़ने वाला एक तालिब इल्म यहां आता है, और कब आता है? जब यूनियन का सेक्रेटरी है और एलएलएम का आखिरी सेमेस्टर है, वकालत की सबसे बड़ी डिग्री का, उसे बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यूनियन का सेक्रेटरी अलीगढ़ में बन जाता है, बनारस में रहता है। 19 महीने की कैद काट कर उस वक्त जब जिंदगी की शुरुआत भी नहीं हुई थी, रामपुर आता है। और रामपुर वालों, तुम्हारा ये हाल देखकर कि जिंदगी तुम्हारे पर बोझ थी, उसका दिल फटता है और अपने आसमान वाले से हल लेता है कि मैं जब तक तुम्हें तुम्हारी खुशियां वापस नहीं ला दूंगा, तुम्हारे चेहरों पर मुस्कुराहट वापस नहीं ला दूंगा, उस वक्त तक मैं नहीं हंसूंगा, नहीं हंसूंगा। जमा हुआ टेक्सटाइल के मजदूर गवाह हैं, यहाँ के रिक्शा वाले गवाह हैं, बीड़ी वाले गवाह हैं, जरी और जरदोजी वाले गवाह हैं। तुम रिक्शा नहीं चला सकते थे, तुम्हारे पहियों में पुलिस वाले डंडा घुसड़ दिया करते थे, लेकिन जब क़यादत तुम्हारे हाथ में आई, ये सिलसिला खत्म हो गया। और एक ऐसा दिन भी आया जब हमने, सरकार ने, मैंने ये फैसला लिया कि इंसानियत पर सबसे बड़ा बोझ बैल से रिक्शा नहीं चलाई जाएगी। आज रामपुर में शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जिसके पास पैसे चलाने वाली रिक्शा हो। सरकार ने दी थी ई रिक्शा, बैटरी से चलाने वाली रिक्शा हमने ही दी थी। रामपुर वालों, और आज रोजगार देंगे, कृषि का रोजगार ये देंगे। इस स्टेज पर मेरे और मेरी औलाद के अलावा कोई अपराधी नहीं है। मैं हूं सबसे बड़ा अपराधी, मेरी औलाद जिसकी यौम पैदाइश पर साबित नहीं कर सके। मां की पैदाइश का सिलसिला, मां के जिस्म से इसकी पैदाइश का सिलसिला, कानून, अस्पताल का रिकॉर्ड, डॉक्टर का बयान, नगर निगम का सर्टिफिकेट, डॉक्टरी जांच, मां की मैटरनिटी लीव, हम बदकिस्मत उस छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके। और ये नहीं साबित कर सके, हमारी औलाद कब पैदा हुई, औलाद हमारी कब पैदा हुई, फैसला किसी और। ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? बापू, ये क्या हो रहा है? आपने तो हमसे ये वादा किया था, सरदार पटेल साहब, नेहरू जी, आपने तो ये वादा किया था कि हिंदुस्तान सत्ता होगा, ऐसा होगा हिंदुस्तान। खाकी वर्दी के साए में दहशत, जिल्लत, अरे जहर दे दो पूरे रामपुर को, मार डालो इन्हें, इनके जिंदगी का हक क्यों छीन लिया तुमने? मैं इस जबान खोल कर बताऊंगा, है मेरी बहन, मैंने तो तेरे लिए लड़ाई लड़ी थी और तूने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया। तुम्हारे दरवाजे तोड़े हैं, तुम्हारी नकाबें उल्टी हैं, पैसे तुम पर फैलाई गई है, जुल्म तुम पर हुआ है, और तुम्हारी लड़ाई लड़ूं तो मैं मुझे, और तुम खामोश तमाशाई जालिम के फायदा करते हो जाओगे, दरी बिछाने वाला हो गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? डूब नहीं मरते? इस लड़ाई में
अगर कहीं कोताही बरती हो गवाह रहना, मार दो पत्थरों से हमें, हमारी जैसा आदमी को कायल जीने का हक क्यों जिंदा है? एक दीवार पार बीमार बीवन है और एक छोटी सी कोठी में एक मासूम मेरे साथ बैठा है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। योगी साहब, मोहतरम वजीर आला साहब, आपने हमारी कर्तव्य पूछी थी, हमारी सेहत पूछी थी आपने, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, लेकिन आपने हमें मिलने का वक्त नहीं दिया। सिर्फ इसलिए कि एक अधिकारी जो आपको और खास तौर को जहां गया है बर्बाद किया है, आप तो धर्म वाले हो, मालिक को मानने वाले हो, पूजा और पाठ वाले हो, अपने आप से सवाल करो, गरीबों का गुनाह, मेरा गुनाह है, मेरी औलाद का गुनाह है, मेरी बीवी का गुनाह है, जाओ मैं तुम्हारे ऊपर अपना खून माफ करता हूं। विधानसभा के सामने खड़ा करके हम 4 लोगों को गोली मार करते हैं। हम अपना खून माफ करते हैं, इतने परेशान है। हमें लोकसभा में रहते हुए वजीर आजम साहब से वक्त मांगा, हमारा दर्द सुन साहब, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमारी बात सुन लो साहब। नहीं सुनी। गृह मंत्री जी से बार बार वक्त मांगा, नहीं सुनी हमारी बात। वजीर आला साहब, आप हर बीमार को देखने गए, मैं 5 महीने कोरोना में बंद रहा, एक कमरे के अंदर 10 बाई 10 के कमरे के अंदर। मैं आपसे पूछता हूं, कोई ऐसा कमरा जिसमें आप बीमार हो, कोई रोशनदान न हो, कोई खिड़की न हो, कोई दरवाजा न हो, और दरवाजा हो तो उससे बाहर निकलने की इजाजत न हो, क्योंकि 5 कांस्टेबल दरोगा बैठे हुए थे जो ये भी कहते थे डॉक्टर कब आया और कब बाहर गया। 5 महीने जेल अच्छी थी, लेकिन ये कमरा अस्पताल था, उस जेल से कहीं ज्यादा बदतर था। मैं फिर भी जिंदा था। इसी मैदान में मेरे सीने पर जितने रिवॉल्वर रखे गोली चलाई गई, एक नहीं चला, मैं फिर भी जिंदा खड़ा हूं तुम्हारे सामने। इस टेंट पड़ा हुआ है मेरे दिल में, और फिर भी दोहरा रहा हूं तुम्हारे सामने, ताकि तुम जिंदा रहो। हेलीकॉप्टर का पूरी ऊंचाई पर पैर छूट गया, मैं फिर भी जिंदा खड़ा हूं तुम्हारे सामने। मुझे मारने वालों, तुम्हें मौत आनी है, मर जाओगे एक दिन, लेकिन मुझे मारने और न मारने वाला वो है जिसे न मौत आई है और न मौत आएगी। बताओ, मेरा बचाने वाला है या मेरा मारने वाला है? उस स्त्री का रास्ता छोड़ो, जीने नहीं देंगे, फिर क्या तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। तुम्हें मालूम नहीं क्या दिलाने वाले। जिस स्टेज पर, जिस राजा के मुखालिफ के स्टेज पर गौ किशोर गाय काटने वालों के अलावा दूसरा कोई ना हो, अपराधी, डकैत, चोर जो दहशत फैलाते हैं समाज में, और कोई शरीफ आदमी स्टेज पर ना हो, बताओ उस रामपुर का मुस्तकबिल क्या होगा? मेरे पुलिस के अफसरान और पुलिस के कर्मचारियों, 4 बार रहा सरकार ने, मैं 10 बार विधायक रहा, कोई मेरा कार्यकर्ता थाने नहीं जा सकता था। दलाली का सवाल नहीं था, सुअर खाने का दलाल नहीं, मुमकिन नहीं था। लेकिन आज थानों में क्या हो रहा है, उसे छोड़ो, आंखें खोलता हूं तुम्हारी, अफसरी नहीं कर सकोगे।
वो होगा खानों का हशर। मेरे शरीफ हिंदू भाइयों, मेरे सुनार भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, यहां दो लोग ऐसे थे जो पर्ची भेजा करते थे, 5 लाख रुपया भेज देना, किसी मुसलमान को नहीं भेजते थे, 10 लाख भेज देना, और तुम 10 के 11 और 5 के 6 भेजते थे। क्या होता आज है वो दुनिया में? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि लुटेरा तुम्हारे लिए भी लुटेरा है, लुटेरा हमारे लिए भी। दूसरा हानि पैदा मत करो रामपुर में, मत करो दूसरा हानि पैदा, मत दूसरा लुटेरा पैदा करो। दहशत से बचाओ। क्या होगा? लाठी खा लोगे, डंडा खा लोगे, जाओ, नहीं चलेगी गोली। इसलिए नहीं चलेगी, गोली चलाने वालों के हाथ और दिल कांप जाएगा, लड़स जाएगा। अरे इन गरीबों और लाचारों पर गोली चलाकर अपने भाई को नहीं होगा कोई नासाली, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। याद करो ये इनकलाब जब फौज के हवाले कर दिया बादशाह ने और तेहरान की सड़कों पर टैंक उतर गए, जनता ने छतों से फूल बरसाए और उन्होंने टैंकों की नारे जमीन पर कर दी। फौज ने हुक्म करने से इनकार किया। तुमको जुल्म था, वो इंसान था, ये भी इंसान है। ये कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो इंसानी के खिलाफ होगा। मुझे मालूम है जबकि तुम्हारे दरवाजे तोड़ने के लिए भेजे जाते हैं। आज भी इसको बुलाया थाना सिविल लाइन में, हमारे वर्कर्स को 3 बजे आ जाना ताकि सभा में आ सके। नाके बंद है ताकि सभा में ना आ सकेगा। इतना डरते हो हमसे, इतना डरते हो। जो दिल से भी बीमार है, शरीर से बीमार है, मगर आखिरी सांस तक लड़ेगा। तुम्हें तुम्हारा हाथ दिलाकर रहेगा। अभी नहीं मिला है तुम्हें तुम्हारा हाथ। अगर इस बार सरकार आ गई होती, मैं फिर सबको मार देता। मैंने अपने सीने पर गोली चलाने वाले किसी एक शख्स का नाम नहीं किया, वरना यह राज परिवार अभी तक तुम्हारा पहले काट रहा होता। अभी तक यही इन्हीं के वालिद थे जिन्होंने मेरे सीने पर तमंचा रखा, गोली जिंदा खड़ा होता। एक निशान नहीं है किसी गोली का, और है तो डिग्री कॉलेज के दरवाजे पर जाकर इन नौजवानों से कहता हूं, जाकर देखो डिग्री कॉलेज का दरवाजा छोड़ी हम गोलियों से जो मुझे बचाने के लिए पुलिस की तरह कैसे मारोगे? मुझे ही तो मारोगे, मेरे एहसास के अनुसार तो कैसे मारोगे? जिंदा हो जाओ, वरना वो भुगतना पड़ेगा जिसका तसव्वुर नहीं कर सके। ये हाल उस वक्त है जबकि चुनाव नहीं हुआ है। तो मालिक न करेगा, चुनाव तुमने खो दिया, रह नहीं सकोगे, जी नहीं सकोगे, ऐसा हाल होगा। मैंने आज तक किसी डॉक्टर की सिफारिश नहीं की है, मुझे फर्क है, लेकिन वहां 50-50 मुकदमे, हिस्ट्री शीटर, गौकश, स्टेज की गैंगस्टर लगा हुआ है जिन पर, वो स्टेज की जीनत है। हिंदू भाइयों, सवाल है तुम्हारे सामने, एक आ जाओ, एक का मतलब एक। अगर किसी हिंदू भाई, किसी हिंदू बहन या कोई हिंदू बेटी दूर से आवाज उठाकर ही कह दे आजम खान हमारे साथ ये अन्याय किया है, मालिक को जानकर कहता हूं, मुंह नहीं दिखाऊंगा। मैं मुसलमान हूं, मेरा रब, मेरी किताब, मेरा नबी तुमसे नफरत नहीं बल्कि इंसानियत से मोहब्बत से। तुमसे कैसे कैसे? मगर तुम्हें वास्ता देता हूं इसका कि अपने आप को भी बचाओ। भेड़
बुराई से बचाओ अपने आप को, इस राष्ट्र को लुटने से बचाओ, बर्बाद होने से बचाओ। हालात कोई भी हो, अगर वोट डालने नहीं गए, आने वाली नस्लें हमारी और तुम्हारी कदमों पर दम भेजेंगे। कैसे बुज़दिल लोग पैदा होते हैं, कैसे बुज़दिल लोग। अपना हक हासिल करोगे, जवाब दो मुझे, हाथ उठाकर जवाब दो, जवाब दो। तुम जिंदा हो, एहसास दिलाओ तुम जिंदा हो। मेरा बहुत मैंने बहुत मेरा पूरा परिवार ये एक ये औरत नहीं है, ये कैसे मजलूम की अहलिया है जिसका शौहर बिजनौर की जेल में बंद है। इसकी बच्ची रोती है, इसका बेटा रोता है। क्या इन बदनसीबों को साथ नहीं होते? रामपुर की जेल में बेगुनाह बंद है, साथ नहीं होते। तमाशा देखो, इनकी बर्बादी का तमाशा देखो। मैदान चढ़ा ना तो इमाम हुसैन के लिए, इमाम हसन के लिए सीना कूटोगे हर साल, लेकिन आज तारीख तुम्हारे सामने खड़ा है, उसे डर जाओगे। यही तो हुआ, ये यकीन दिला के ही तो बुलाया गया था कि आ जाओ सुबह। और दूध पीने वाले बच्चों को लेसों पर उठा दिया गया था। आज जिन लोगों को स्टेज दिया जा रहा है, कल नहीं दिया जाएगा। देरी नहीं बिछाएगा, पोछा लगाएगा, और पोछा भी नहीं लगाया जाएगा। 8 तारीख के बाद उस इलाके से ठोकरे मारकर निकाला जाएगा। तेरे लिए कोई जगह नहीं है, जा तेरे जा। अगर तू आजम खाना नहीं हो सका तो फिर हमारा इनकलाब, इनकलाब, लाठी डंडा खाएंगे, लाठी डंडा खाएंगे। इसी के साथ मैं एक बार फिर जयंत चौधरी जी का खैर मकदम करता हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप एक ऐसे परिवार से हो जिन्होंने उत्तर प्रदेश के किसानों को बहुत कुछ किया है। मैं अपने साथियों से कहूंगा कोई सबक की कुर्सी से नहीं उठेंगे, वरना मेरा हक बेईमानी फिर हो जाएगा। कोई नहीं आ सकेगा। मेरी आंखों से मत टकराओ, मैं तुम्हारा दुआगो हूं। अगर कभी मेरा दिल दुखा तो सजा से तुम भी नहीं बचोगे, याद रखना, तुम भी नहीं बचोगे। मेरा दिल बड़ा दुखा, बहुत जख्मी है मेरा दिल, मुझे तुम्हारा मरहम चाहिए, तुम्हारे हाथों का केसान नहीं चाहिए। जयंत चौधरी जी तशरीफ लाइए और यकीन दिलाइए इस बात का कि अगर 5 तारीख को इनके कमजोर जिस्मों के ऊपर किसी ने ताकत का इस्तेमाल किया, इन्हें इनके बुनियादी हक से भूल डालने के लिए रोका गया, तो आप हमारे साथ करें। तो ये समझे कौन जिंदा था, क्योंकि जिंदा कौम के लोग कभी शांत नहीं रहते, वो लड़ते हैं, वो फिक्र नहीं करते, वो लड़ते हैं, मुकाम तक पहुंचे ना पहुंचे वो लड़ते हैं। और आने वाली 5 तारीख एक एक वोट कीमती है। सही हो गए, हमारी सरकार होती तो उनके परिवार को धक्के नहीं खाने होते, जिस तरह उनके परिवार को कानूनी लड़ाई उनके लिए लड़नी पड़ी। जिक्र करता हूं गुरजीत जी का, के साथ एक करतार सिंह होते थे, चौधरी अजीत सिंह जी के साथ एक रामवीर जी होते थे, बिल्कुल दुबले पतले से, कभी सुरक्षा
ये शायद सब आपकी सुरक्षा के लिए लगाएगा। इनका कोई दोष नहीं, ये भी हमारे हैं, अपने हैं, किसान के घर परिवार में पैदा हुए हैं। और किसान के बच्चों की तो ये हालत होती है कि गोद में ही बच्चा सीख दान करना। इस देश का कोई किसान नहीं है जो ईमानदार ना हो। किसी किसान ने कभी गबन नहीं किया है, लूटा नहीं है। वह सत्य को पहचानता है और सत्य के साथ खड़ा रहता है और सत्य के लड़ने और लड़ने को तैयार रहता है। मैं वही उम्मीद नहीं है। ये नवंबर की तारीख दिसंबर हो गया 2022 का, 2 साल हो गए। अभी तक मुख्यमंत्री ने जो उस परिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और फिर डीएम ने चिट्ठी लिखकर जो वादे किए थे स्थापना के लिए कि तुम्हें हम जमीन दिलाएंगे, मकान दिलाएंगे, सरकारी नौकरी तुम्हारे घर के परिवार के सदस्य को दिलाएंगे, हाथरस के रेप पीड़ित के उस परिवार को वादे योगी सरकार अब तक पूरा नहीं कर पाई। लानत है। SC/ST एक्ट में 3 महीने में सरकारों की जिम्मेदारी बनती है जब ऐसे मामले होते हैं कि 3 महीने के अंदर मुआवजा पीड़ित परिवार को देना होता है। ये देश का कानून है। लेकिन योगी जी इन कानूनों को नहीं जानते, नहीं मानते। योगी जी को गुस्से में रहते हैं, छोटा मोगैम्बो कहते हैं उनको कुछ। मैं उनको भी कहूंगा कुछ मुस्कुराओ यार। मैं जानता हूं आप टेंशन में हो, प्रदेश समझ लेगा। बहुत झूठ बोल बोल के यहां तक पहुंच गए। अब क्या करें? इन्होंने वादा किया था कि किसान के घर 5 साल बिजली नहीं आएगी, बिल नहीं आएगा बिजली का। अब मीटर लग रहे हैं। मैं चेतावनी देना चाह रहा हूं आपकी उनकी तैयारी क्या है। अब स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, प्रीपेड बिजली की व्यवस्था होगी। पहले आप बिजली के लिए पैसा जमा करोगे, उसके बाद बिजली मिलेगी। यहाँ की जिम्मेदार मोहतरमा ने इतना विकास की बात यहाँ खोली, उनकी पोल भी खोली, सरकारी अस्पतालों की बात की। उनके पति जेल में बिजनौर में है, बहुत साथी हैं। उनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ। उन्होंने जो बात कही बिल्कुल सही कही। सरकारी अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी स्कूलों की हालत है कि सारी संपत्तियों को ये सरकार बेचने को तैयार है। हजारों सरकारी स्कूलों को बेचने या उनको निजीकरण में निजी हाथों में सौंपने की तैयारी योगी सरकार है। तो ये लड़ाई रामपुर की तो है, लेकिन ये बड़ी लड़ाई की सैद्धांतिक वैचारिक लड़ाई। मैं आपको ये वादा करने आया हूं और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं जो यहाँ आए हैं, सब कुछ सहन करके यहाँ जुटे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ये वादा आपको करता हूँ, 7 तारीख से संसद का सत्र चालू है। अगर यहाँ कोई गड़बड़ी हुई, वैसे प्रधानमंत्री जी सदन में आते नहीं है, आप तो अनुभवी हैं, देखते हैं सब लोग। जब पहली बार घुस रहे थे उस इमारत में, पवित्र इमारत में, तो बिल्कुल लेट के उन्होंने धरती चूम कर ये वादा किया था कि इस मंदिर का मैं ख्याल रखूंगा, इज्जत करूंगा। लेकिन वो अक्सर आते नहीं। लेकिन मेरा हक बनता है से उस सदन में राज्यसभा के सांसद के तौर पर मुझे एक अवसर मिला और मेरी जिम्मेदारी बनती है। आप मेरा खून हो, मेरा परिवार है। अगर आपके साथ कोई अत्याचार और अन्याय होगा 5 तारीख में, तो वे योगी जी इनके तो नाम पे राम है। ये क्यों नहीं सोचते रामपुर के नाम पे राम है? लेकिन खैर घेरने की तैयारी है। और जब ये कराई गई तो हमने चिट्ठी लिखी, प्रयास किया, आवाज उठाई। पहले तो उन्होंने आनाकानी की कि नहीं नियम नहीं है, 2 साल की ऊपर की सजा होती है तब सदस्यता जाती है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष तो इसलिए
ये देश का संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिसको रचाया। इस देश में आजादियां हैं तो हर नागरिक का हक बनती है, जिसके लिए देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने लाखों कुर्बानियां दी। हम उन्हें भुला नहीं सकते। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि आप जिंदा कौम के लोग हैं, जो रामपुर की पहचान रही है, जो रामपुर की पहचान रही है। छबरौली का नाम आप जानते होंगे। जिस तरह से छबरौली कवि चौधरी चरण सिंह, फिर चौधरी अजीत सिंह और हमेशा लोकदल से जुड़ी हुई है, उसी तरह रामपुर की पहचान आजम खान जी से जुड़ी हुई है। और 5 तारीख में काबिल यहाँ के जो प्रत्याशी हैं आसिम वाला साहब, जिन्होंने इतने प्यार से आपको समझाया, मैंने कभी किसी उम्मीदवार को ऐसी तकलीफ देते नहीं सुना। यही परिस्थितियों की गवाही है, यही गवाही है कि किस तरह से सरकार घेरना चाह रही है। प्रत्याशी बताता है कि मैं ये करूंगा, ये क्षेत्र का मिजाज है, ये मेरा इतिहास है, ये मेरा आपको वायदा है। पहली बार मैंने सुना कि प्रत्याशी खड़े होकर चुनाव आयोग के नियम आपको बताते हैं, ये उनकी मजबूरी है। चिंता मत कीजिए, आप तो पहले ही हाथ उठाकर वादा कर चुके हो, और एक बार वादा करने के बाद कोई वादा रामपुर का निवासी तोड़ता नहीं है। तो एक एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह